तो नाउ टॉपिक इज नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर। पेज नंबर पहले 3 निकालना, 3 से 4 पे गया हुआ है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट Z greater than 100, Z greater than 100। तो IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें जो है जैसे जेड से जो ऊपर है पीरियोडिक टेबल एक बार निकालना। पीरियोडिक टेबल है तुम्हारे पास, लास्ट पेज पे पीरियोडिक टेबल है ना? तो लास्ट पेज पे पीरियोडिक टेबल निकालना एक बार आप। 101 के क्या लिखा हुआ है? एमडी लिखा हुआ है। इस पर नीट माया क्वेश्चन है, इस पर नीट माया क्वेश्चन है। 101 वाला एमडी लिखा हुआ है। 102 का एनओ लिखा हुआ है। NO3 का 103 का LW लिखा हुआ है। तो होता क्या है, जब ये एलिमेंट का सर्च होता है तो उस समय नाम हम IUPAC के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन बाद में जब उसका हमें नाम, जब वो पूरा परफेक्ट कंप्लीट सर्च हो जाता है तो हम उसका नाम अलग से भी, जैसे सोडियम इस सब का नाम अलग से रख भी देते हैं। तो हम नाम नोमेनक्लेचर यानी दोनों नाम होगा, वो कॉमन नेम है और एक नोमेनक्लेचर होगा। तो हम नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए पहले आपको जीरो को नील लिखना पड़ेगा। जीरो को नील लिखना पड़ेगा। अगर इसका आप वो बनाओगे क्या सिंबल, तो एन लिखना पड़ेगा। और 1 को आपको अन लिखना पड़ेगा और सिंबल में यू लिखना पड़ेगा। 2 को बाई लिखना पड़ेगा। 3 को ट्राई लिखना पड़ेगा। 4 को क्वाड लिखना पड़ेगा, क्वाड। 5 को पेंट लिखना पड़ेगा। 6 को हेक्स लिखना पड़ेगा। 7 को सेप्ट लिखना पड़ेगा। 8 को ऑक्ट लिखना पड़ेगा। 9 को इन लिखना पड़ेगा। ये मत सोचना मीथेन इथेन प्रोपेन वाला है, ठीक है। और यहाँ पर वर्ड में बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर टी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्यू लिखना पड़ेगा, यहाँ पी लिखना पड़ेगा, यहाँ एस एच लिखना पड़ेगा, एस लिखना पड़ेगा, ओ लिखना पड़ेगा और ई लिखना पड़ेगा। अब देखो हम नाम कैसे लिखेंगे। जैसे हमारा नाम हुआ 101, कैसे लिखेंगे? तो 1 को क्या लिखेंगे? 1 को क्या लिखेंगे? अन प्लस 0 को क्या लिखेंगे? नील। तो अन प्लस नील। अब 1 को क्या लिखेंगे? 1 को अन लिखेंगे और लास्ट में सफिक्स में इयम IUM जोड़ देंगे। सफिक्स में IUM जोड़ देंगे। अब नाम लिखो क्या बना? तो ये बना अन नील अन नियम। ये इसका नाम है 101 का। यानी जब 101 का सर्च हुआ था तो ये नाम लिखा गया था, अन नील अनियम। अब इसका सिंबल क्या होगा? UNU। पहला वर्ड पकड़ लेंगे, UNU। तो दिस वन इज UNU। अच्छा, ये 1997 में ये नाम था इसका। 1997 आपको पेज नंबर 4 पे मेंशन है। 1977 में ये आपका IUPAC नेम मेंशन था। बाद में इसके नाम को 1997 में इसके नाम को बोल दिया गया मेंडेलिवियम MD बोल दिया गया। और यही इस बार नीट में आया हुआ था क्वेश्चन। नीट में ऐसे लिखा हुआ था, सिंबल लिखा हुआ था या अन ये लिखा हुआ था, अन नील नियम लिखा हुआ था। अब बोला था एक राइट कॉलम में था कि किससे मैच करता है। तो 101 आप ये बोलोगे सर दोनों नाम याद करना पड़ेगा क्या? तो जब नीट में पूछा है तो दोनों याद करना पड़ेगा। ये तो लिखना आना चाहिए, ये तो आसान है लिखना। सिंबल हमें लिखना आसान है, लेकिन यहां से यहां थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि इसके नाम को हम ये बोलते हैं।
तो ये थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा। मेंडेलियम, मेंडेलिवियम, जिसको शॉर्ट में हम एमडी बोलते हैं। तो 1997 में इसका नाम ये दिया गया और 1977 में इस नाम से जाना जाता था, अनिलियम। अब मुझे बताओ 1 और 2, अच्छा अभी भी पेज नंबर 4 पे देख रहे होगे, अभी भी सबका नाम नहीं लिखा गया, 111 तक का नाम लिखा गया है। तो 112 से लेकर 118 तक आईपीएससी ही नेम है। अभी उसका जो आईपीएससी जो 1997 में जो नाम लाया था, बाकी का नाम अभी नहीं दिया है। तो आने वाला टाइम में बाकी का नाम आएगा। देख रहे हो ना पेज नंबर 4 पे, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? तो 111 तक ही नाम है। तो आप क्या करो, अब मुझे बताओ 1 और 2 का नाम क्या लिखोगे? बताओ जल्दी से, क्या नाम लिखोगे? 1 और 2 का क्या नाम लिखोगे? 1 और 3 का क्या लिखोगे? 1 और 4 का क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी बताओ। 1 और 5 का क्या लिखोगे? 1 और 2 का क्या लिखोगे? 1 के लिए क्या लिखोगे? अन। और 0 के लिए क्या लिखोगे? नील, अन नील। और 2 के लिए क्या लिखोगे? बाई, यम, IUM। अब देखो यहां 2 आई आ गया, तो 2 भवेल को एक साथ नहीं लिखना है, IUM, यम। तो एक आई को उड़ा देना है, उड़ा दिए। सर लास्ट में IUM क्यों ऐड करते हैं? अरे आईपीएससी ने नाम दिया हुआ थे, ओम खेदलकर लास्ट में ऐड करते हैं। ये कंसेप्ट नहीं है कि क्यों करते हैं, ये आईपीएससी लिख के दिया हुआ कि इसी नाम पे बोला जाएगा। जब कोई किसी का हर कोई आदमी का नोमेनक्लेचर होता है कि नहीं? हमारा भी नाम होता है, सबका नाम होता है। तो अब क्यों रख दिया गया? तो बस रख दिया गया। तो आईपीएससी ने इसको बता दिया कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम अब मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन आईपीएससी नहीं बताया था ना, तो क्यों CH3 CH4 को मीथेन बोलते हैं? उसने आईपीएससी ने एक नाम बोल दिया कि दुनिया इसी के अनुसार से चलेगा, तुम भी चलो। ये तो मालूम चलेगा इंडिया में अलग नाम से बोला जा रहा है और अमेरिका में अलग नाम से, पाकिस्तान में अलग नाम से। तो आईपीएससी ने बता दिया कि इसी रूल के अकॉर्डिंग दुनिया चलेगा, इसलिए इसका नाम भी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा इसका सिंबल क्या होगा? अनिलियम का, अनिलियम का बोलते हैं नोबिलियम, नोबिलियम। क्या बोलते हैं? नोबिलियम। क्या बोलते हैं? नोबिलियम, नोबिलियम, NOBELIUM, नोबिलियम, NO। 1 और 2 को, ठीक है। तो आगे आपका पेज नंबर 4 पे सब कुछ मेंशन है, तो एक बार खुद से लिखो और जो राइट हैंड साइड वाला है वो देख के कॉलम मैच कराओ आप। चलो 1 और 3 का ज्ञात तरीका है अन, नील, और 3 का क्या लिखेंगे? ट्रियम। तो TRI में एक आई गायब कर देंगे। क्वाड्रियम, पेंटियम। 1 और 4 का यस, अनिल क्वाडियम, ऋषिकेश, ऋषिकेश नहीं, ऋषिकेश, अनिलबियम, अनिलट्रियम, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, बरोबर है। तो राइट साइड वाला नाम भी लिख लो अब सारे। तो हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर पढ़ रहे हैं और एटॉमिक नंबर किसी एटम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है
तो हम मोस्ले के इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है। तो मोस्ले ने कैसे कैसे कैलकुलेशन करता है, थोड़ा सा हम वो लैब में जाते हैं, लैब में देखते हैं कि क्या क्या करता है वो। तो पहला स्टेटमेंट है, मोस्ले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर फ्रॉम एक्सरे स्पेक्ट्रा, यानी जिस एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना होता था उसमें एक्सरे रेडिएशन को पास करवाता था। एक्सरे स्पेक्ट्रा मतलब एक्सरे लाइट को उसमें पास करवाता था। ऑफ द एलिमेंट मतलब उस एलिमेंट से एक्सरे निकलवाता था वो। बाय बम्बार्डिंग यानी उस पर कोई चीज कोलिजन करता था। द एलिमेंट विथ कैथोड रे एंड एलिमेंट्स इमिट रिस्पेक्टिवली एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी, यानी लैब में उस एलिमेंट को लेता था मोस्ले ने और उस पर कैथोड रे का बम्बार्डमेंट कराता था, यानी उस पर हीटिंग कराता था, कोलिजन करवाता था, कोलाइड उस पर कैथोड रे जाके कोलाइड होता था। कोलाइड होने से क्या होता था, उसमें से एक्सरे निकलता था नहीं, निकलता है मतलब अगर हम लैब में देखें तो उस एलिमेंट में से एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। एक्सरे स्पेक्ट्रा यानी एक्सरे, अब हर जो एक्सरे निकलता है, जो लाइट निकलता है उसमें से एक्सरे लाइट रेडिएशन, उसका जो हर लाइट निकलता है उस हर लाइट में अलग अलग अपना फ्रीक्वेंसी होता है। व्हाट इज कैथोड रे? कैथोड रे आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कैथोड रे क्या, अदरवाइज हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जब हम पढ़ाएंगे आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वहाँ बताएंगे कि कैथोड रे एनोड रे क्या होता है। तो अभी के लिए जान लो कि जब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक प्लेट लिया जाता है और हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाता है, और यहाँ पर जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था जिसके अनुसार से ये एनोड है और ये कैथोड है। जब यहाँ से हाई करंट, हाई वोल्टेज अप्रॉक्स 10,000 वोल्टेज जब पास किया था तो यहाँ से एक लाइट निकल रहा था कैथोड प्लेट से। तो कैथोड प्लेट से एक लाइट निकलता है, उस प्लेट को हम बोलते हैं, जो प्लेट से लाइट निकलता था उस रेडिएशन को हम बोलते हैं कैथोड रे। कैथोड रे, और कैथोड रे में जो पार्टिकल्स होता था वो इलेक्ट्रॉन होता था, वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो कैथोड रे इमिटेड फ्रॉम कैथोड प्लेट, लिख लो कैथोड रे इमिटेड फ्रॉम, या ऐसे लिखो मैं जो बोल रहा हूं, इन ए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, in a discovery of electron, in a discovery of electron, J.J. Thomson found that from cathode plate emitted cathode radiation या cathode ray when applied high voltage, and it consists of electron particles, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस कैथोड रे को मोस्ले ने क्या किया, किसी भी एटम को ले जाकर उस पर कोलिजन करवा रहा था, बम्बार्डमेंट करवा रहा था। तो बम्बार्डमेंट कराने से वहां से एक्सरे निकलता है, सोच लो एक्सरे निकलता है। जो एक्सरे निकलता है वहां से, तो सोडियम, मान लो सोडियम में बम्बार्डमेंट हुआ तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आया या लेमडा जो आया, आपको मालूम है लेमडा ना, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। चलो कैल्शियम में किया
तो यहां पर जो वेवलेंथ आया या फ्रीक्वेंसी आया तो वो उस एटम के अकॉर्डिंग निकलता था। फ्रीक्वेंसी यहां लेमडा अलग आता था, यहां लेमडा अलग आता था, यानी डेड फ्रीक्वेंसी यानी जो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी था वो उस एटम पे डिपेंड करता था। हर एलिमेंट में एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं आता था। तो उसने लिखा भी है बॉम्बार्डमेंट द कैथोड रे द एलिमेंट इमिटेड रिस्पेक्टिव एक्सरे ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी, मतलब जो जैसा एलिमेंट था वो अपने अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल के देता था। आगे देखो, एक्स एटॉमिक नंबर जेड कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। अब उसने क्या किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारा एलिमेंट लिया, प्राची रुक जा, बता रहा हूं अभी, ये पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये सब चीजें लास्ट में पूछा करो। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर मोस्ले ने अलग अलग एलिमेंट लेके उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो लेमडा फ्रीक्वेंसी अलग अलग निकला। अब उसने क्या किया, जैसे ऐसे सोचो नॉर्मल हम लैब में जाते हैं तो कोई चीज क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन आता है कि ये हम डेटा उसका वो बनाते हैं, डेटा बनाते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन ये आया, हम उसका फिर डेटा बनाते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन ये। अब हम हमारा ऑब्जर्वेशन जो आएगा हम मेंशन करते हैं, मेंशन करते हैं ना। अब मेंशन करने के बाद कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या आया। तो मोस्ले ने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट को जिसका एटॉमिक नंबर पहले से मालूम था, ऐसा नहीं कि पहला बार वो निकाल रहा था, उसको ऑलरेडी पहले से मालूम था एटॉमिक नंबर जिसका, उसने एक इक्वेशन बनाने की कोशिश किया है ताकि आगे आने वाला जो एटम है जिसका हमें एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है उसके लिए हम अप्लाई कर सके। बरोबर है क्या? ऐसा नहीं कि सब कुछ एटॉमिक नंबर इसी से निकाल के दिया हुआ है। तो जो एटम का एटॉमिक नंबर पहले से मालूम था उसके ऊपर मोस्ले ने क्या किया, कैथोड रे का बम्बार्डमेंट कराया और उसमें से जो एक्सरे निकला उसका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में लिखा। यानी हमें इसका ऑलरेडी मालूम था एटॉमिक नंबर, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम था। अब उसने जेड में और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन बनाने की कोशिश की। मान लो 10-15 उसने अलग अलग एलिमेंट लेके जिसका हमें एटॉमिक नंबर मालूम था उसमें लेके बॉम्बार्डमेंट करा के उसने क्या कराया, एक ऑब्जर्वेशन लिखा। ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद उसने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाया। अब ये क्यों बनाया, ताकि आगे आने वाला एटॉमिक नंबर जिसका हमें नहीं मालूम है, जो नए नए एलिमेंट सर्च होंगे उनको जानना है तो हम उस इक्वेशन से जान सकते हैं आसानी से। तो उसने अलग अलग एलिमेंट लेके कैथोड रे का बॉम्बार्डमेंट करा के जो एटॉमिक नंबर जिसका हमें मालूम था, नोन था, उसका और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन निकाला ताकि आगे आने वाला एलिमेंट जो अननोन था जिसका एटॉमिक नंबर नहीं मालूम था उस पे ये इक्वेशन लगाया जा सके। तो उसने इक्वेशन क्या बना के दिया हमें, तो हम जो इक्वेशन बना के लेते हैं वो बनाते हैं रूट अंडर फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए माइनस ए जेड माइनस बी। ठीक है, उसने एक ऑब्जर्वेशन के बाद एक कंक्लूजन जो डेटा आया था उसके अनुसार से, जैसे हमारे पास मान लो बोला गया कि x से लेके 1 नेचुरल नंबर का सम बताओ, x से लेके 100 तक, तो क्या फॉर्मूला पहले बार आ गया था? नहीं, पहले ऑब्जर्वेशन किया गया होगा, फिर सम किया गया होगा, सम करने के बाद एक फॉर्मूला निकाला गया होगा कि नहीं फॉर्मूला ये लगाओगे n इंटू n प्लस 2 ये वाला तो हमारा सम आ जाएगा नेचुरल नंबर का। तो उसी तरह से इसने भी सब कुछ कंक्लूजन लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखा, कंक्लूजन निकालने के बाद उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दिया। बोला कि इस तरह का इक्वेशन बना दोगे तो नए जो अननोन है उसका आप निकाल सकते हो एटॉमिक नंबर। तो यहां पर जो ए है और बी है, ए और बी को उसने कांस्टेंट माना है, ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो हमें अब न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा सोचते हैं, थ्योरेटिकल हमारा नॉलेज हो गया, अब हम न्यूमेरिकल के बारे में सोचते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा
तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू मेंशन किया जाएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी और जेड, ये फ्रीक्वेंसी है और ये जेड एटॉमिक नंबर है। दिस वन इज फ्रीक्वेंसी और दिस वन इज एटॉमिक नंबर। तो थोड़ा सा हम अब क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखो ए और बी तो मेंशन होगा, एटॉमिक फ्रीक्वेंसी या जेड, दो अननोन में से एक पूछ लिया जाएगा। आपसे फ्रीक्वेंसी दे दिया जाएगा तो जेड पूछ लिया जाएगा, और जब जेड दे दिया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाएगा, बरोबर है क्या। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो हम ग्राफ के बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि ग्राफ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। तो ग्राफ मैथ में मेरे को बताओ, मैथ में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बनाते हो कि नहीं बनाते हो, स्ट्रेट लाइन वाला। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बनाते हो आप लोग, मैथ में सीखे हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ, तो इसी पे कल ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। तो कल हम आपको ग्राफ बनाएंगे। इन सबको आ गया? अच्छा, फिजिक्स में हुआ है क्या? बराबर। तो ये हाँ फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आएगा, बराबर है। तो केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, मैथ में तो हम सीखते ही सीखते हैं। तो कल हम इसके बारे में बताएंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस सी वाला ग्राफ कैसे इस पे मेंशन करेंगे, ठीक है। चलो, कोई डाउट है तो बोलो, कल हम ग्राफ बनाएंगे और 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे इस पे।